माया के मन में एक बार फिर एक तूफान सा उठ चुका था। उसके जज्बात उसके बस में नहीं थे। एक बार फिर उसकी यादें उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी। आज उसकी जिद सब पर फिर से भारी पड़ चुकी थी। अपनी जान देने की धमकी देते हुए वो गाड़ी लेकर घर से निकल पड़ी। वो गाड़ी को फुल स्पीड पर सड़क पर दौड़ाई जा रही थी। इतनी तेज स्पीड से भागती हुई उसकी गाड़ी से अचानक एक लड़की टकरा गई और वहीं खून से लथपथ हो गई। यह देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। आर्यन एक मीटिंग में अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा था कि तभी फोन रिंग करने लगा। अपने काम में उसे डिस्टरबेंस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने फोन को साइड रखते हुए फिर से डिस्कशन की तरफ रुख कर लिया। लेकिन जब फोन बार बार बजने लगा तो उसने गुस्से से फोन उठाया और झल्लाते हुए कहा, अगर मैं फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ। ये बात समझ नहीं आती। लेकिन आर्यन सर, वो माया मैडम। दूसरी तरफ से किसी की आवाज उभरी। माया का नाम सुनते ही आर्यन बेचैन हो गया और बेसब्री से बोला, क्या हुआ माया को? सर, वो एक्चुअली माया मैडम गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकल गई। और ये कहकर आगे बताते हुए सामने वाली आवाज डर के मारे अटक सी गई थी। और क्या? आंसर मी। आर्यन गुस्से से चिल्लाया तो दूसरी तरफ से तेजी से आवाज आई, सर, माया मैडम की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड! ये सुनते ही आर्यन वहां से तेजी से निकलने लगा तो उसके पर्सनल असिस्टेंट ने कहा, सर, मीटिंग। आर्यन, कैसे लेट? ये कहते ही वो बिना उसकी बात सुने वहां से निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसने फोन पर ही माया को सेफली घर पहुंचाने का सारा इंतजाम कर लिया था। कमिश्नर अंकल, आर्यन स्पीकिंग। वो एक्चुअली एक गड़बड़ हो गई है। माया घर से गाड़ी में निकली थी और उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूँ। अंकल, कुछ भी कीजिए, पर माया पर कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए। माया की जगह मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर प्लीज अंकल, माया को इन सब से दूर रखना पड़ेगा। डोंट वरी सन, मैं सारा मामला पर्सनली संभाल लूंगा। कमिश्नर ने विश्वास जताया। तो आर्यन को थोड़ा सा रिलीफ मिला और कुछ ही मिनटों में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में पहुंचते ही एक इंस्पेक्टर उसके पास आकर बोला, मिस्टर आर्यन मल्होत्रा, मुझे आपका ही इंतजार था। कमिश्नर सर ने मुझे सब कुछ समझा दिया। पता चला कौन है वो? आर्यन ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। एक बहुत ही नॉर्मल से घर की लड़की है। उसके माँ बाप उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। हमने फिलहाल तो उन्हें 24 घंटे के लिए टाल दिया है। इंस्पेक्टर ने आर्यन को बताया। कैसी कंडीशन है उस लड़की की? आर्यन परेशान होते हुए बोला। क्रिटिकल, इंस्पेक्टर ने बताया। तो आर्यन टेंशन में आ गया। ओह गॉड, माया की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। प्लीज सेव हर। आर्यन मन ही मन उस अनजान लड़की के लिए दुआ कर रहा था। इंस्पेक्टर, आई थिंक उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। कुछ ही देर में उसके माँ बाप हॉस्पिटल में मौजूद थे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो बिखर से गए थे। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जब उन्होंने उस एक्सीडेंट के बारे में जानने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने बड़ी आसानी से उन्हें यह कहकर दबा दिया कि गलती आपकी लड़की की है। वो बिना देखे फोन पर बात करते हुए रेड क्रॉस कर रही थी। इस केस से आर्यन या माया को निकाल लेना बिल्कुल आसान रहा, क्योंकि उसके पेरेंट्स की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकें। सर, आप बेफिक्र होकर घर जा सकते हैं। सारा मामला रफा दफा हो चुका है, इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से कहा। पर आर्यन का दिल उसके माँ बाप के आंसुओं में उलझ कर रह गया। सुनिए, रिसेप्शन पर 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्द कीजिए। नर्स ने आकर उस लड़की के माँ बाप से कहा तो उनके सिर पर गाज गिर गई। इतने पैसों का इंतजाम कर पाना तो उनके लिए नामुमकिन था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो कुछ कर पाते इससे पहले ही आर्यन ने उस लड़की के बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट का पूरा इंतजाम कर दिया था। जब तक वो लड़की खतरे से बाहर नहीं आई, आर्यन भाई उसके ठीक होने की दुआएं करता रहा। इंस्पेक्टर उसके रवैये से हैरान था। आखिर उसने कह ही दिया, सर, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर रोज ना जाने कितने ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और कितने ही लोग ऐसे ही दम तोड़ देते हैं। और उनके दम तोड़ने के साथ साथ एक्सीडेंट करने वालों का जमीर भी दम तोड़ देता है। मैं अपने जमीर को जिंदा रखना चाहता हूँ।
आर्यन ने इंस्पेक्टर को सहज लहजे में जवाब दिया और फिर मन में सोचते हुए कहा, सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहता कि कोई गलती से भी मेरी माया को बददुआ दे। लड़की की हालत अब स्टेबल हो चुकी थी और उसके माँ बाप भी अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर पुरसुकून में आ चुके थे। आर्यन घर पहुंचकर सीधा माया के पास पहुंचा, जो कि शायद इंजेक्शन के असर से नींद के आगोश में थी। आर्यन ने उसके पास बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लिया। उसके छूते ही माया ने अपनी आंख खोल ली। आर्यन को सामने देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से आर्यन के गले लग गई। आर्यन हॉस्पिटल से फ्री हुआ तो उसे बेसब्री से माया से मिलने का इंतजार था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि कितना सब होने के बाद माया नॉर्मल तो नहीं होगी। माया पर इस बात का कितना गहरा असर होगा, बस यही सोच सोच कर उसका दिल और दिमाग दोनों बोझल हो चुके थे। घर पहुंचते ही सारा मंजर देखकर उसे माया की हालत का अंदाज हो गया। सर्वेंट सारे बिखरे सामान को जल्दी जल्दी समेटने में जुटे हुए थे। वहीं सामने रागनी जी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी के लिए निहायत परेशान दिख रही थी। उन्हें देखते ही आर्यन को गुस्सा आ गया और वो उनके सामने आकर बोला, अब आंसू बहाने से क्या फायदा? आप माँ होकर अपनी बेटी को नहीं संभाल सकी? ऐसे कैसे वो आपके घर में होते हुए गाड़ी लेकर बाहर निकल गई? अगर माया को कुछ हो जाता तो? कैसी माँ हैं आप? रागिनी जी, बेटा मैंने बहुत कोशिश की, पर माया ने किसी की एक नहीं सुनी। आर्यन गुस्से से, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप सिर्फ माया की माँ हैं। ये कहते हुए आर्यन माया के कमरे की तरफ बढ़ गया और रागिनी जी अफसोस से एक बार फिर दम से सोफे पर जा बैठी। धीरे से दरवाजा खोलते हुए आर्यन माया के कमरे में दाखिल हुआ। माया अभी भी बेहोशी के आलम में थी। आर्यन उसका हाथ थामे उसके पास बैठकर उसके मासूम चेहरे को ताकता रहा। उसकी हालत देखकर आंखों में एक दर्द सा उभर आया। कुछ ही पलों में माया के हाथों की हरकत पर आर्यन बेसब्री से उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। होश में आते ही माया ने पैनिक करना शुरू कर दिया। आर्यन ने उसे थामते हुए कहा, माया देखो, मैं हूँ आर्यन। लेकिन माया को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ गई और उसने बेकाबू होते हुए फिर से आसपास का सामान फेंकना शुरू कर दिया। माया के कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर उनके फैमिली डॉक्टर, जो अभी भी उनके घर में ही मौजूद थे, तुरंत वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने आयरन के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से माया को इंजेक्शन दिया। कुछ देर जूझने के बाद माया फिर से बेहोशी की आलम में चली गई। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गहरा सदमा लगा है उसे। इतने महीने से जो रिकवरी की थी, सब बेकार हो गई। माया की हालत अगर ऐसे ही बिगड़ती रही तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर दुखी होते हुए कहा, ऐसा मत कहिए डॉक्टर अंकल, मेरी माया को कुछ नहीं होगा। मेरी माया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं माया को कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन ने तड़पते हुए कहा। माया के लिए आर्यन का गहरा प्यार देखकर रागनी जी नतमस्तक हो गई और अपने भगवान के आगे माया के ठीक होने की दुआओं में लग गई। आर्यन माया के पास बैठकर कितने घंटों से उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने प्यार से माया के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लिया। उसके ऐसा करने पर माया कसमसाई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अपने सामने आर्यन को देखकर माया की आंखों में आंसू आ गए और वो आर्यन के सीने से लग गई। उसको नॉर्मल देखकर आर्यन ने राहत की सांस ली और उसको प्यार से अपनी बाहों में भरते हुए उसके आंसू पोंछने लगा। वो मैगजीन के पन्ने पलट रही थी कि उसकी नज़र कवर पेज की फोटो पर अटक गई। उसकी हेजल ग्रीन आइज, उसका स्टाइल, उसकी लुक, कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। होर्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राइजिंग स्टार ऑफ मॉडलिंग आर्यन मल्होत्रा। उसने पता नहीं किस एहसास के साथ वो उसके चेहरे को निहारती रही, जैसे उस चेहरे ने उस पर कोई जादू सा कर दिया हो। मोटी, ए मोटी, कहाँ है तू? निखिल की आवाज़ पर वो सकपकासी गई और जल्दी से वो मैगजीन तकिए के नीचे छिपा दी, जैसे वो कोई चोरी छिपा रही हो। किस एंगल से मोटी लगती हूँ मैं? आई एम परफेक्ट। उसने कमर पर हाथ रखकर कमरे में अभी अभी दाखिल हुए निखिल से कहा। अच्छा, इतनी परफेक्ट है तू? तो फिर जा, वो मॉडल है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, आर्यन मल्होत्रा।
उसके साथ मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती? निखिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। पर आर्यन का नाम सुनते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। निखिल पर गुस्सा करने की बजाय वो मुस्कुरा उठी तो निखिल सदमे की हालत में आ गया और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, ए मोटी, तू ठीक है ना? निखिल, बस कर। मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू बोलता ही चला जाएगा, उसने थोड़े रूठे अंदाज में कहा। तो निखिल ने कहा, बुरा मान गई क्या तू? अच्छा, सॉरी यार। इट्स ओके, उसने तेवर दिखाते हुए कहा। अच्छा आदू, सुन, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तू क्या चाहती है? कैसा होना चाहिए लड़का? कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? निखिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा। उसके सवाल पर उसकी आंखों के आगे आर्यन का चेहरा घूम गया, पर अगले ही पल उसने अपने दिल को लानत देते हुए सिर झटक दिया और कहा, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। निखिल, तू बेस्ट है, इसलिए तुझे लाइफ पार्टनर भी बेस्ट मिलेगा। किसी ऐसे वैसे को तो मैं तेरे पास भी फटकने नहीं दूंगा। मेरी बहन नहीं, मेरी जान है तू, निखिल ने पूरे मन से कहा। तो आद्या आंखों में नमी लिए निखिल के गले लग गई। नई सुबह का आगाज हो चुका था। नई सुबह के साथ माया के हालात भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, जिसे देखकर आर्यन भी सुकून में था। ऐसी ही थी माया की हालत। उस हादसे के बाद वो खुद पर खुद की फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उस हादसे ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि वो ट्रामा में चली गई। कितने कितने दिन वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, पर ट्रामा कब उस पर हावी हो जाए और वो क्या कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। पिछले 2 सालों में बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाया गया, पर उसके मर्ज की दवा तो कोई और ही था, जो नसीब उससे छीन चुका था। नाश्ते की टेबल पर आर्यन और माया के मुस्कुराते चेहरे देखकर रागनी जी भी राहत में थी। नहीं तो अपनी बेटी की हालत देखकर उनका दिल डूबता जा रहा था। आज मुझे कहीं बाहर लेकर जाएं। ये घर, ये चार दीवारी मुझे कैद लगती है, माया ने नाश्ता करते हुए कहा। तो आर्यन का हाथ वहीं रुक गया। अभी 2 दिन से जो उसकी हालत थी उसे देखते हुए उसे बाहर ले जाने का रिस्क लेना ठीक नहीं था। आज मेरी सूट है, फिर किसी दिन चलेंगे, आर्यन ने टालते हुए कहा। सूट शाम तक ख़त्म हो जाएगी ना, तो हम शाम को चलेंगे। प्लीज़ मना मत कीजिए, मेरा दम घुटता है यहाँ। ये कहते हुए माया की आंखों में नमी आ गई, जिसे देखकर आर्यन ने हाँ कर दी। उसकी किसी भी बात को टालना उसके बस में कहाँ था। वो खुशी से अपने कमरे में चली गई तो रागनी जी ने कहा, आर्यन, माया को बाहर ले जाना ठीक होगा? क्यों, बिल्कुल नॉर्मल तो है वो। और दूसरी बात, मैं माया का ख्याल अच्छी तरह से रख सकता हूँ। आर्यन ने उस दिन के लिए रागनी जी पर तंज कसते हुए कहा। तो रागनी जी अब मन महसूस कर रह गईं। हाँ जी, तो सारी तैयारियां हो गई मैडम की? कुछ कुछ हो रहा है, निखिल ने आद्या को छेड़ते हुए फिल्मी अंदाज में कहा। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, आद्या ने भी उसी लय में जवाब दिया और अगले ही पल पिलो उठाकर निखिल के सिर पर मारते हुए कहा, मैं किसी लड़के से नहीं मिलने वाली, समझे तुम? उसकी बात सुनकर निखिल शॉक्ड हो गया और बोला, अब क्या हो गया मेरी माँ? एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है मेरे पास। देखो, ये भी देखो और ये भी देखो, सबकी सब बेकार हैं। आद्या ने एक के बाद एक अपने कपड़े दिखाते हुए कहा। ओह हेलो, ये ड्रामेबाजी बंद करो। जब तुमने खरीदे थे तब तो तुम्हें ये बड़े अच्छे लगते थे, अब ये बेकार हो गए। आदू, मेरे दिमाग की दही मत करो। जल्दी से एक ड्रेस सेलेक्ट करो और शाम के लिए बाकी तैयारियां करो, निखिल ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। तो आद्या का मुंह बन गया। निखिल, तुम्हें पता है तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। प्लीज, एक ड्रेस ही तो है, दिलवा दो ना। आद्या ने अपना काम बिगड़ता देख निखिल को मस्का लगाते हुए कहा। इमोशनली ब्लैकमेल? हाँ चलो, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, फिर हम चलते हैं शॉपिंग करने, निखिल ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि ये मस्तियाँ, ये झगड़े, ये रूठना मनाना बस कुछ दिनों की कहानी है, फिर तो उसकी आदू अपने घर चली जाएगी। आर्यन ने दोपहर में माया को बाहर ले जाने का सोचा, क्योंकि उस वक्त भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है, तो वो आसानी से माया के साथ कुछ वक्त स्पेंड कर पाएगा। उसने फ़ोन पर उसे रेडी रहने के लिए कहा, तो आर्यन उसकी खुशी उसकी आवाज़ से भाप गया और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ निखिल ने आते आते दोपहर कर दी। आद्या और निखिल शॉपिंग के लिए निकलने लगे तो माँ ने उन्हें जाने से मना कर दिया।
शाम को लड़के वाले आने वाले हैं, उनका चिंता करना जायज़ भी था। उन दोनों भाई बहन ने माँ को मुश्किल से मनाया और शॉपिंग के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन्हें घर वापस भी जल्दी पहुँचना था। हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन के साथ गाड़ी में बैठी हुई माया ने सवाल किया, तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, शॉपिंग, तुम्हारी सबसे फेवरेट हॉबी। वाह, कितने दिन हो गए मैंने शॉपिंग भी नहीं की। वो शॉपिंग का नाम सुनकर चहकी थी। आर्यन ने शॉपिंग मॉल पहुंचकर गाड़ी से निकलने से पहले अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। वो नहीं चाहता था कि वो मीडिया की नज़र में आकर बेवजह परेशान हो। निखिल आद्या को भी उसी शॉपिंग मॉल में लेकर आया, तो आद्या पहले तो हैरान हुई, फिर निखिल पर गुस्सा करते हुए बोली, हम यहाँ इतने बड़े शॉपिंग मॉल में किस खुशी में आए हैं? चलो सुपरमार्केट से शॉपिंग करते हैं। मैडम जी, अपनी आंखों को कष्ट दीजिए और देखिए, 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। वैसे भी तुम्हारा भाई इतना गया गुजरा नहीं है कि तुम्हें शॉपिंग मॉल से शॉपिंग ना करवा सके। निखिल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो आद्या मुंह बिचकाते हुए आगे बढ़ गई और निखिल उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। चारों ने एक साथ शॉपिंग मॉल में कदम रखा। वहां पहुंचकर माया तो शॉपिंग करने में बिजी हो गई। आर्यन को इस शॉपिंग वगैरह में खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एक कोना पकड़कर अपना फ़ोन देखने में बिजी हो गया। आद्या ने एक ड्रेस सेलेक्ट की और निखिल को दिखाने को हुई, तो निखिल आसपास कहीं नज़र नहीं आया। माया ने आर्यन को आवाज़ दी, तो वो जल्दी से फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखते हुए माया की तरफ बढ़ गया। आद्या हाथ में ड्रेस पकड़े निखिल को इधर उधर ढूंढती हुई आर्यन से जा टकराई। उसके अचानक टकरा जाने पर आर्यन के मुंह से मास्क थोड़ा सा खिसक गया। आद्या को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि वो अपने सामने आर्यन, सुपर मॉडल आर्यन मल्होत्रा को देख रही है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, आर्यन ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, हे कीप क्वाइट। आद्या की नज़र तो उसकी हेजल ग्रीन आंखों पर ठहर गई। आर्यन की इतनी करीबी से आर्या की धड़कनें बेतहाशा पड़ी थीं। वो तो बस आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। आर्यन ने जब उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखा, तो उसने अपना मास्क वापस पहन लिया। उसे बुद्ध बनी देख आर्यन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। उसे तो अब आदत हो गई थी लड़कियों के ऐसे अजीबोगरीब रिएक्शन की, जो अक्सर लड़कियां उसकी एक लुक पर उसे देती थीं। उसके चले जाने के कुछ पल बाद आद्या को एहसास हुआ कि वो कैसे बेवकूफ़ों की तरह बुत बनी खड़ी है। उसने अपने ही सिर पर चपत लगाई और एक बार फिर आर्यन का ख्याल मन में आते ही उसके होंठ मुस्कुरा उठे। हाय, क्या मुस्कान है! जान निकालने का इरादा है मेरी जान का, एक मवाली से लड़के ने उसके सामने आकर कहा। तो उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी और चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और उसने उस लड़के को इग्नोर करके साइड से निकल जाना चाहा। तो उस मवाली लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि हम प्यार करते हैं तुमसे, फिर भी किसी और की होने की तैयारी में हो। एक बात समझ लो, तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। आद्या उसे गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, तो तुम भी समझ लो मिस्टर नीरज, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन धमकियों से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? तुम्हारी हरकतों को मैं इग्नोर कर रही हूँ तो तुम सर पर ही चढ़े जा रहे हो। प्यार करना तो दूर, मुझे तो तुम्हारी शक्ल से नफरत है। यूँ मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझे तुम? पीछा तो हम तुम्हारा सारी उम्र नहीं छोड़ने वाले। अरे तुम तो प्यार भी हमसे करोगी और शादी भी हम ही से करोगी। उसने फिर से आद्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो आद्या ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और बोली, जो तुम चाहते हो वो कभी सपने में भी नहीं होगा। यह कहते हुए आद्या गुस्से से वहाँ से चल पड़ी। ये तो होगा और हकीकत में होगा, तुम बस देखती जाओ। नीरज ने गुस्से से अपने गाल सहलाते हुए कहा। यह लड़का काफी दिनों से आद्या के पीछे पड़ा था। आद्या ने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की, पर आज उसकी हरकतों से आद्या का पारा हाई हो गया और उसने थप्पड़ से अपनी नाव से अच्छी तरह समझा दी। सॉरी सॉरी, निखिल ने आद्या के सामने आते हुए कहा, जो इस वक्त गुस्से से मॉल से बाहर निकलने की फिराक में थी। जब वक्त नहीं था तो क्यों मुझे यहाँ लाए? मुझे अब कुछ नहीं खरीदना। आद्या का गुस्सा निखिल के सिर पर आ फूटा था। ओ मेरी प्यारी बहना, मेरी स्वीटी, यार ऑफिस से अर्जेंट कॉल था, रिसीव करना पड़ा। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो यार? सॉरी। ये कहते हुए निखिल ने कान पकड़े तो आद्या को शांत होते हुए बोली, ज़्यादा नौटंकी मत करो। मैंने एक ड्रेस सिलेक्ट कर ली है
जल्दी से पेमेंट करो। घर जाने में ज़रा भी देर हुई तो माँ ने हम दोनों की बाट लगा देनी है। ओके, आपका हुक्म सर, आंखों पर, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। पर चाहते हुए भी आद्या अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकी। ए मोटी, सीरियस वाला नाराज हो गई क्या? निखिल ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो आद्या ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं निखिल, शाम के लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। उसने ये कहकर निखिल को टाल दिया। टेंशन क्यों लेती है यार, मैं हूं ना तेरे साथ। निखिल ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा। अच्छा जाओ, इस ड्रेस की पेमेंट करके आओ, हम लेट हो रहे हैं। आद्या ने वो ड्रेस निखिल को थमाते हुए कहा जो उसने कुछ वक्त पहले गुस्से में वहां छोड़ दी थी। समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए उसने जल्दी से ड्रेस पकड़ते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया। लेकिन रास्ते में ही उसकी नज़र खूबसूरत सी पायल पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे ख्याल आया कि आद्या को पायल पहनना कितना पसंद है। ये ख्याल मन में आते ही उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। निखिल आद्या के लिए पायल पसंद कर रहा था। उसी वक्त माया भी वहीं मौजूद थी। माया की नज़र अचानक निखिल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, आंखें खुशी से चमक गईं और साथ ही साथ नमी से भी तर हो गईं। उसके मुस्कुराते लबों से सिर्फ इतना ही निकला, अर्जुन। माया की नजरें एकटक निखिल को देखे जा रही थीं। निखिल ने पायल सिलेक्ट की और वहां से निकल गया। उसे वहां से जाता देख माया बेचैन हो गई और वो बेताबी से उसे पीछे से आवाज लगाने लगी, अर्जुन अर्जुन रुको अर्जुन। जबकि इन सबसे बेपरवाह निखिल ने जल्दी से पेमेंट की और कुछ ही पलों में आद्या को लेते हुए वहां से ओझल हो गया। माया उसका पीछा करते हुए काउंटर पर पहुंची तो उसे अर्जुन नहीं दिखाई दिया। उसने बेचैन होते हुए आवाज लगाई, अर्जुन वेयर आर यू। उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। उसे देखते ही माया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अर्जुन, मैंने अर्जुन को अभी यहाँ देखा था, फिर अचानक से वो कहीं गायब हो गया। प्लीज ढूंढो ना, अर्जुन यहीं कहीं है। माया ने पैनिक करते हुए आर्यन से कहा। माया की बातें सुनकर आर्यन हैरान हो गया और मन में सोचने लगा, अर्जुन यहाँ कैसे हो सकता है। अर्जुन यहीं था, वो अभी अभी यहाँ से गया है, माया ने बौखलाते हुए आर्यन से कहा तो आर्यन ने उसका हाथ थामकर उसे समझाते हुए कहा, माया हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो। नहीं भाई, कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से अर्जुन को देखा है। माया ने आर्यन को अपनी बात का यकीन दिलाते हुए कहा। आर्यन, लेकिन लेकिन क्या भाई, आपको लगता है मैं अपने अर्जुन को पहचानने में गलती करूंगी? मुझे अर्जुन चाहिए, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगी। ये कहते हुए माया गुस्से से वहां से जाने लगी। उसे बेकाबू होते देख आर्यन ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया और प्यार से बोला, लिसन एंजल, मुझे तुम पर यकीन है, चलो हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। आर्यन की बात सुनकर माया बच्चों की तरह खुश हो गई। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन का यहाँ होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी वो माया का दिल रखने के लिए उसके साथ चल दिया, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो उसकी हालत थी, उसके बाद आर्यन कुछ ऐसा नहीं चाहता था जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाए। जब माया को अर्जुन कहीं नहीं दिखाई दिया तो माया की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, अर्जुन ऐसे कैसे कर सकता है, मेरा अर्जुन ऐसे नहीं कर सकता। भाई, मेरा अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ये उसका कोई मजाक है तो उससे कहिए ना प्लीज, ऐसा मत करे। ये कहते कहते माया फिर से पैनिक करने लगी। आर्यन उसे बातों से समझाने की कोशिश कर रहा था पर माया पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। जब रोते रोते उसकी सांसें उखड़ने लगीं तो आर्यन ने घबराते हुए उसे बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोला, एंजल प्लीज रिलैक्स, हो सकता है अर्जुन ने तुम्हें देखा ही ना हो। उसकी बात पर माया ने सोचा तो उसे याद आया कि वाकई अर्जुन ने उसकी तरफ तो देखा ही नहीं था। यह बात दिमाग में आते ही उसने बदहवासी में बोलना शुरू कर दिया, आप सही कह रहे हो, उसने मुझे देखा नहीं, पर जब वो आ गया है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? अर्जुन मुझसे मिल क्यों नहीं रहा? माया, माया, हो सकता है वो तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा हो। आर्य ने उसे झूठी तसल्ली देनी चाहिए तो माया बोल उठी, लेकिन भाई, लेकिन क्या, तुम्हें अपने अर्जुन पर भरोसा नहीं है, उसके प्यार पर भरोसा नहीं है? आर्यन ने कहा तो माया तुरंत बोल उठी, मुझे मेरे अर्जुन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। तो फिर उसका थोड़ा सा इंतज़ार कर सकती हो ना?
आर्यन ने उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा। तो माया ने सहमति से सिर हिला दिया और उसके सीने से लग गई। आर्यन तब तक उसके बालों को सहलाता रहा जब तक उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हो गईं। माया की बेबस हालत देखकर आर्यन की आंखों में नमी भर आई। आज उसे माया के लिए ही ऐसा झूठ बोलना पड़ा। शाम को लड़के वालों के स्वागत की पूरी तैयारियों के साथ आद्या भी रेडी हो चुकी थी। थोड़े से मेकअप के साथ भी उसका चेहरा निखर सा गया था। लड़के वाले सही वक्त पर आ पहुंचे। कुछ देर बातें करने के बाद माँ के कहने पर निखिल आद्या को लेने आया तो उसे देखकर आद्या को देखकर ना जाने क्यों उसका मन भर आया और उसकी आंखों में नमी आ गई, जो कि आद्या की नज़रों से बच न सकी। हालांकि निखिल ने नज़रें चुराकर अपनी हालत छिपाने की भरपूर कोशिश की थी, पर नाकामयाब रहा। उसे ऐसे देखते हुए आद्या बोल उठी, ओए तू टेंशन ना ले। अगर तू नहीं चाहता तो मैं उस लड़के को ऐसी बातों में घुमाऊंगी कि वो यहाँ से 9 2 11 हो जाएगा। ऐसा कुछ मत करियो, अच्छा लड़का है। तुझे पसंद ना आए तो अलग बात है, वरना ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। निखिल ने उसका कान पकड़ते हुए कहा। मतलब घर से निकालने की बहुत जल्दी है भाई साहब को? आद्या ने कहा तो निखिल ने उसे तुरंत बाहों में भर लिया और इमोशनल होते हुए बोला, अगर ये रस्में कस्में ना बनी होती ना तो मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। निखिल, आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे पता है मेरा भाई मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। निखिल देख, अब जल्दी से स्माइल करो वरना मैं भी रो दूंगी। आद्या भी इमोशनल हो चुकी थी। अरे मोटी, रोना मत, सारा मेकअप निकल जाएगा। बिना मेकअप के तुझे देखकर लड़का वैसे ही भाग जाएगा। निखिल ने माहौल हल्का करते हुए उसे छेड़ा तो वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा उठी। आद्या की खूबसूरती और सादगी देखकर समय और उसके माँ बाप को आद्या देखते ही पसंद आ गई, क्योंकि समय भी हर लिहाज से आद्या के लिए सही था। निखिल ने पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, इसलिए आद्या ने सहमति जताई तो दोनों फैमिली ने मिलकर खुशी खुशी उनकी तिलक की रस्म की अदायगी कर दी। आर्यन को माया की आज की बातें बेचैन कर गई थी। वो ये सोच सोच कर ही फिक्रमंद हो रहा था कि ऐसे कैसे माया किसी को अर्जुन समझ सकती है। सोचते सोचते उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने किसी को फ़ोन मिलाकर शॉपिंग मॉल की आज की उन कुछ घंटों की सीसीटीवी फुटेज अरेंज करने को कह दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही समय के घर से फ़ोन आया, जिसे सुनते हुए बीना जी, आद्या और निखिल की माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो दोनों उनके सामने बैठे उनका हर एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे थे। उन्हें देखकर उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से इशारे में इस बारे में पूछा, पर दोनों के पास इसका जवाब नहीं था। तो दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए कंधे उचका दिए। क्या हुआ माँ? उन्होंने ऐसा क्या कहा? बीना जी फ़ोन काटकर धम से सोफे पर बैठ गईं तो निखिल ने पूछा। देखो माँ, अगर उन्होंने कोई डिमांड वगैरह रखी है तो मैं तो ये शादी नहीं करने वाली। बीना जी के कुछ कहने से पहले ही आद्या भड़क उठी। बीना जी ने उसे घूर कर देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने बस इतना कहा है कि उन्होंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है। कुंडली के हिसाब से इसी हफ्ते के 3 मुहूर्त हैं। उसके बाद अगले 1.5 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और वो शादी में इतना वक्त नहीं डालना चाहते। इसलिए उनका कहना है कि शादी इसी हफ्ते के किसी मुहूर्त में हो जाए। वाट, इसी हफ्ते? ऐसे कैसे हम अपनी आदू की शादी इसी हफ्ते कर दें? मैंने कितने सपने देखे हैं अपनी आदू के लिए। निखिल ने ऐतराज जताते हुए कहा। लेकिन सिर्फ इसी बात पर हम रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, और शादी कुछ हफ्तों बाद तो होनी थी, अब कुछ दिनों बाद हो जाएगी। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं होगा, पर कभी कभी समझौता करना पड़ता है। बीना जी ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा। माँ की बात सुनते ही आद्या परेशान होते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई, जिसे देखते हुए निखिल ने कहा, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे मेरी यादों को खुशी ना हो। कल जहाँ इनके घर में खुशियों का माहौल था, वहीं यहाँ सभी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। आद्या अपने बिस्तर पर बैठ तकिए को कसकर पकड़े हुए अपनी सोचों में गुम थी। हर लड़की के शादी को लेकर सपने होते हैं, अचानक से इस सब को वो कैसे हैंडल करे, वो समझ ही नहीं पा रही थी। तभी बीना जी उसके कमरे में आई और उसके पास बैठकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रही है आदू? आद्या ने उनकी गोद में सिर रख लिया और बोली, माँ ये सब क्यों हुआ? हर बार अपने मन की ही हो, ये जरूरी नहीं है। बेटा तुम्हें समय पसंद है ना? माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा। माँ बात पसंद की नहीं है, पर इतनी जल्दी? आद्या ने कहा।
तो बीना जी बोल उठी, देख आदू, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा। आदू, तुम्हें तो पता है मैं एक तलाकशुदा हूँ। एक रिश्ता टूटने की जिम्मेदारी आज भी समाज सिर्फ एक औरत के माथे मढ़ता है। ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आज भी मेरा रिश्ता टूटने के लिए ये समाज में मुझे ही दोषी करार दिया जाता है। अगर तुम्हारा रिश्ता बिना वजह टूटा तो दुनिया वाले तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। और बेटा, शादी तो करनी है, वो कुछ हफ्तों की बजाय कुछ दिनों में हो जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बीना जी ने अपने खुद के एक्सपीरियंस से अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। समर ने भी फ़ोन पर आद्या को सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेट करने की रिक्वेस्ट की, तो आद्या के लिए इनकार करना मुश्किल हो गया और वो इसी हफ्ते शादी करने के लिए राज़ी हो गई। हालांकि निखिल ने उसका मन टटोलने की कोशिश की, पर उसने मन बना लिया था तो उसने निखिल को भी कन्विंस कर लिया। अगले दिन शॉपिंग मॉल के उन चंद घंटों की सीसीटीवी फुटेज आर्यन के सामने मौजूद थी। आर्यन कल से बहुत परेशान था, इसलिए सीसीटीवी फुटेज मिलते ही उसने बेसब्री से लैपटॉप से पेन ड्राइव अटैच करके उसे देखना शुरू कर दिया, पर उसे कहीं भी अर्जुन की मौजूदगी वहाँ नज़र नहीं आई। इस बात का तो उसे पहले ही यकीन था कि अर्जुन का वहाँ होना इम्पॉसिबल है, पर वो सिर्फ यह जानना चाहता था कि माया को ऐसा क्यों लगा कि उसने अर्जुन को देखा है। फुटेज देखते हुए उसकी नज़र उस सीन पर पड़ी जहाँ उससे एक लड़की टकरा गई थी, और उसके वहाँ से निकल जाने के बाद जब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर चपत लगाई, तो उसे देखते हुए एक पल को सब भूलते हुए आर्यन के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। आर्यन ने एक बार फिर से उस फुटेज को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि माया जिस लड़के को प्यार से निहार रही है, उसकी साइड लुक और बैक साइड से देखने से वो हूबहू अर्जुन जैसा लगता है। इस क्लिप को देखते ही आर्यन को सारा माजरा समझ आ गया। माया की गलतफहमी की वजह तो आर्यन को समझ आ गई, पर इससे बड़ी परेशानी थी कि वो माया को कन्विंस कैसे करे, क्योंकि उसने तो माया को झूठे दिलासे में बांध दिया था। आर्यन को इसी सोच ने परेशान कर दिया। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसकी निगाहें उस तरफ उठ गईं। किस बात से इतना परेशान हो बेटा? रागिनी जी ने प्यार से पूछा। आपको मेरी और मेरी परेशानी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्यन ने बेरुखी से कहा और तुरंत ही वहाँ से निकल गया। शादी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होती है, और तेरी शादी, वो भी इसी हफ्ते, वो भी ऐसे लड़के से जिसे सिर्फ एक मुलाकात हुई है। हालांकि निखिल पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ बेहतर से बेहतर ही करेगा, लेकिन फिर भी ये दिल बहुत घबरा रहा है। ओ गॉड, अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। आद्या ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, पर अब उसका मन बहुत घबरा रहा था, जो कि नेचुरल था। हर लड़की का शादी से पहले यही हाल होता है, खासकर तब जब उसकी अरेंज मैरिज हो रही हो। शादी इसी हफ्ते होने तय हुई थी, जिस वजह से शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। हालांकि बीना जी और राजीव जी के तलाक के बाद उनके ससुराल वालों ने बीना जी से कोई खास राब्ता नहीं रखा था, पर बेटी की शादी के मौके पर बीना जी ने सब बातों को परे रख उन्हें न्योता भेज दिया था, और एक न्योता अपने दोनों बच्चों के बाप को भी भेज दिया था, जिसने इन दोनों बच्चों को कभी अपना समझा ही नहीं। बीना जी जानती थीं कि इनमें से कोई भी शादी में शरीक नहीं होगा, फिर भी वो अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटी थी। निखिल और आद्या को उन्होंने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी, क्योंकि वो जानती थी उनका यह फैसला उन दोनों बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। निखिल आदू की शादी की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रहा था। उसे आदू की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश की फिक्र थी। उसने माँ और बहन को कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हमेशा हर फर्ज बखूबी निभाता आया था, भले ही वो भाई का हो या बेटे का। वक्त की कमी के बावजूद निखिल ने आद्या की सारी शॉपिंग खुद करवाई। अपने भाई की मोहब्बत देख उसका मन बार बार भर आता था, पर वो मुस्कुराते हुए अपने मन पर कंट्रोल किए हुए थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो जरा सा कमज़ोर पड़ गई तो निखिल भी बिखर जाएगा। वो अपने भाई को अच्छी तरह से जानती थी, वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, और अब जब वो हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने ससुराल जा रही थी, तो निखिल की हालत सिर्फ वही समझ सकती थी। निखिल उसे लेकर बहुत इमोशनल था। शादी के 2 दिन पहले शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। बीना जी के पियर के कुछ नज़दीकी रिश्तेदार
उनके घर पहुंच चुके थे। देखते ही देखते आद्या की हल्दी की रस्म अदा हो गई थी। उसके हाथों में समय के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। निखिल हर रस्म में पूरे जोर शोर से हिस्सा ले रहा था, पर आद्या के जाने की उदासी, दर्द वो अपनी हंसी में दबा रहा था, जो कि आद्या की नज़रों से छिपा नहीं था। भाई कितने दिन हो गए, अर्जुन आया ही नहीं। आपने तो कहा था कि वो मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा होगा। इतनी देर लगती है सरप्राइज प्लान करने में। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। माया ने बेताबी से आर्यन से कहा। आर्यन जो इतने दिनों से उसे अपनी बातों में उलझा रहा था, आज फिर माया के सवालों में फंस गया था। क्या माया, तुम्हें अर्जुन के अलावा और कुछ नहीं सोचता? कभी अपने भाई के बारे में सोच लिया करो। पर नहीं, तुम्हारे पास मुझ जैसे नाचीज के लिए भक्ति कहाँ है? आर्यन को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने इस तरह बातों का रुख फेरना चाहा। उसकी बात सुनकर माया की आंखें भीग गईं और वो मध्यम लहजे में बोली, ऐसे मत बोलिए भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर वो आर्यन के सीने से लग गई तो आर्यन का दिल उसकी मोहब्बत से भर आया। कितना बेबस हो जाता था वो अपनी बहन के आगे। वो तो उसके एक इशारे पर उसके लिए कुछ भी उसके सामने हाजिर रखने की ताकत रखता था, पर वो एक ऐसे इंसान को कहाँ से लाए जो इस दुनिया में है ही नहीं। आखिरकार दिन पंख लगाकर उड़ गए। आद्या की शादी वाला दिन आ ही गया। दिल में अजीब सी कसमकस लिए वो दुल्हन बनकर तैयार खड़ी थी। दिल में हलचल सी तो थी, पर मन में घबराहट छिपी हुई थी। उसे दुल्हन के रूप में देखकर निखिल लाख कोशिशों के बावजूद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों में पानी देखकर आद्या की आंखें भी भर आईं और एक आंसू फिसलकर उसके गालों पर आ गिरा। ओए मोटी, रोना मत, मेकअप बिगड़ जाएगा। और वैसे भी मेरी लाडो सिर्फ हंसते हुए अच्छी लगती है। निखिल ने यह कहते हुए उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? याद करोगे ना मुझे? आद्या ने भरी भरी आंखों में कहा। कैसी बातें कर रही हो? तुम जान हो मेरी। जब भी मेरा मन तुमसे मिलने को हुआ, तुरंत तुम्हारे ससुराल पहुंच जाऊंगा। और अगर तेरा मन हुआ तो मुझे एक फ़ोन कर देना। मैं जहाँ भी होऊंगा तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। अरे बहन है तू मेरी, खून का रिश्ता है हमारा, कोई मजाक थोड़ी ना है। निखिल ने फिल्मी अंदाज में कहा तो आद्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसे ही हंसती रहा कर, रोएगा तो अब वो बेचारा समय आ गया है तुझे लेने। निखिल ने आद्या को छेड़ते हुए कहा तो आद्या उसके कंधे पर चपत लगाने लगी और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। आज फिर से माया ने अर्जुन का जिक्र छेड़ लिया तो आर्यन को गुस्सा आ गया। माया पर नहीं बल्कि खुद पर, क्योंकि वो बेवजह कितने दिनों से माया को झूठी उम्मीदों से बांध रहा था। उसे यह सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस झूठ से वो भी तंग आ चुका था। भाई बताइए ना, अर्जुन कब आएगा? माया के सवाल पर आर्यन ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बोला, नहीं आएगा अर्जुन। उस दिन तुमने जिसे देखा वो अर्जुन नहीं था, कोई और था। गलत फहमी हुई है तुम्हें। आर्यन की बातें सुनकर माया चुपचाप बोझिल कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिरकार शादी वाला दिन आ गया था। मेहमान आने शुरू हो गए थे। बीना जी की उम्मीद के खिलाफ उसके ससुराल से उसकी छोटी ननद और उसके जेठ जेठानी शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे तो बीना जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जबकि निखिल उनको देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। वो लोग जो हर बात के लिए उसकी माँ को कोसते आए थे, उन्हें सामने देखकर निखिल खुद पर काबू नहीं पा रहा था। इससे पहले वो गुस्से में कुछ करता, बीना जी ने उसे अपनी बहन की शादी का वास्ता देते हुए बहुत मुश्किल से समझाया। बीना जी ने चेहरे पर बिना किसी सिकन को लाए उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में बारात आ पहुंची। उन्होंने जोरों शोरों से बारात का स्वागत किया। बीना जी के कहने पर निखिल आद्या को लेने आया तो उसे दुल्हन बना देख बहुत इमोशनल हो गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे की बातों पर कभी हंस पड़ते तो कभी इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाते। निखिल अपनी फीलिंग्स पर काबू रखते हुए आद्या को मंडप में ले जाने को था कि तभी बाहर से आती हुई आवाज़ों ने उन दोनों को बेचैन कर दिया। दोनों बिना एक पल की देरी किए जल्दी से बाहर की तरफ भागे। कुछ ही पलों में बाहर सारा मंजर बदल चुका था। समय और उसके परिवार वाले ये रिश्ता तोड़ने पर आमादा हो चुके थे। इन सब की वजह थी आद्या की किसी लड़के के साथ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर कोई भी आद्या के साथ शादी करने से मना कर देता। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि नीरज था। उस दिन आद्या का थप्पड़ तो उसने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, पर उस दिन से वो बदले की आग में जल रहा था। नीरज ने आद्या की बर्बादी का ऐसा खेल रचा जिससे उसकी शादी टूट जाए और वो सिर्फ उसी के काबिल रह जाए।
उसकी इन तस्वीरों से सभी लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी आद्या को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। खुद पर सभी की घृणा भरी निगाहें देखकर उसका मन हो रहा था कि वो इन सबसे दूर भागकर कहीं छिप जाए। जिस लड़की ने किसी लड़के की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था, उस पर भरी महफिल में कितने वाहियात और भद्दे इल्जाम लगाए जा रहे थे। सॉरी, ये सब देखने के बाद तो मैं क्या, कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करना चाहेगा। समय की आवाज़ पर आद्या बिल्कुल टूट सी गई और वहीं जमीन पर धम से बैठ गई। उसकी आंखों में जहाँ कुछ पल पहले ढेर सारे सपने थे, वहीं अब आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं था। आदू, तू जानती है इस लड़के को? निखिल ने आद्या को झंझोड़कर फोटो दिखाते हुए पूछा, तो आद्या ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। देखा आपने, लड़की खुद कबूल कर रही है। भाई, आंखों देखी मक्खी कौन निगल सकता है भला। हमने तो समझा था सीधी सादी लड़की है, इसलिए बिहाने आ गए, पर हमें क्या पता था कि ये अपनी चरित्रहीन लड़की हमारे मत्थे मरना चाहते हैं। समय की माँ ने कुलसते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए, यह तस्वीरें झूठी हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। बीना जी हाथ जोड़े उनके सामने गिड़गिड़ाई थी। किस किस को समझाएंगी बीना जी, आजकल की लड़की है, आजकल तो फैशन है, कदम बह गए होंगे, हमें तो इन सब में नहीं पड़ना है ना। समय के पिता ने कहा। अपने किरदार पर ऐसी बातें सुनकर आद्या तो जैसे सदमे की हालत में आ गई। निखिल तो अपनी बहन की इस टूटती हालत पर तड़प उठा। वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी कोशिशों से ज्यादा उसे तोड़ने वाले वहां ज्यादा थे। बीना जी हाथ जोड़े उनकी मिन्नतें करती रहीं, पर उन पर तो जैसे किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। बीना जी के ससुराल वालों को तो उन्हें नीचा दिखाने का अच्छा खासा मौका हाथ लगा था। जैसी माँ वैसी बेटी। माँ ने कौन सा कभी रिश्तों की कदर की थी जो बेटी करेगी। भीड़ में से किसी की आवाज़ उभरी। उसके बाद तो सभी ने कुछ न कुछ कहते हुए बीना जी पर और उनके बच्चों पर लांछन लगाने शुरू कर दिए। बीना जी वहीं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई फर्श पर ढहसी गईं। निखिल उनकी हालत पर आद्या को वहीं छोड़ते हुए माँ को समेटने लगा। बारात वापस चली गई, पर लोगों को किसी के दर्द से क्या फर्क पड़ता है। उनके ताने अभी भी जारी थे। बस करिए आप सब, खबरदार, अगर किसी ने मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में एक भी बुरा लफ्ज और निकाला, कसम से जान ले लूंगा उसकी। निखिल के बर्दाश्त की अब सारी हदें टूट गईं। वो गुस्से से गरज उठा। बस इसी बात की कमी थी, माँ बेटी कम थी, जो बेटा लोगों की जान लेने पर उतारू हो गया। हम भी देखते हैं कि तुम्हारी बहन से शादी कौन करता है। तभी मोहल्ले के दो आदमियों ने आगे आते हुए कहा, आपको मेरी बहन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे लड़के से करूंगा कि आप सब देखते रह जाओगे, क्योंकि मेरी बहन एक ऐसे लड़के को डिजर्व करती है जिसकी सोच आप सबकी तरह घटिया ना हो। और तमाशा कर लिया आप सब ने, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। निखिल ने उन सबकी बातों का सख्ती से विरोध करते हुए कहा। लोग तो बातें बनाते चले गए। इससे पहले निखिल आद्या की तरफ रुख करता, बीना जी निस्तेज होकर फर्श पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों पहले जहाँ खुशियों का माहौल था, वहाँ जैसे मातम सा छा गया था। माया के दिलो दिमाग में आर्यन की कई बातें गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। तभी उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, अगर अर्जुन नहीं तो उसकी माया भी नहीं। तुम नहीं आओगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रहूंगी। मेरे मरने के बाद तो तुम मुझसे मिलने आओगे ना? अर्जुन, ये कहते हुए माया ने जैसे कोई फैसला ले लिया हो। उसके चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी और अगले ही पल उसने अपनी जान देने के लिए अपनी कलाई की नस काट दी। उसकी आंखों में अर्जुन के साथ बिताया हर लम्हा जिंदा उठा। फर्श उसकी कलाई से निकले खून से रंगने लगा। कुछ ही मिनटों में वो बेसुध होकर फर्श पर जा गिरी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।